इस नई और बेहद महत्वपूर्ण विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे और आपके अस्तित्व से जुड़ा है, प्रकृति और उसके संसाधनों के साथ हमारा नाजुक रिश्ता। देखिए, अक्सर हम दुनिया को सिर्फ विकास और मुनाफे के चश्मे से देखते हैं, लेकिन जरा सोचिए, पृथ्वी के पास जो भी खजाने हैं, चाहे वो पानी हो, हवा हो, मिट्टी या फिर कोयला और पेट्रोलियम, ये सब रातों रात नहीं बने हैं। इन्हें बनने में लाखों साल लगे हैं। आज के इस सफर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति सिर्फ कोई गोदाम या भंडार नहीं है, बल्कि एक जिंदा जागता तंत्र है। और सच कहूं तो इसके साथ तालमेल बिठाना अब हमारे लिए कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक बड़ी जरूरत बन चुका है। क्रिस्टियाना फिगुरेज और टॉम रिवेट कार्नाक का ये शानदार कोट हमें एक बहुत ही गहरी सोच की तरफ ले जाता है। उनका कहना है कि हमें एक पुनर्योजी यानी रीजनरेटिव अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना ही होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम प्रकृति को केवल एक ऐसी जगह नहीं मान सकते जहां से हम बस चीजें निकालते रहें। हमें प्रकृति की उस असली समझदारी को वापस अपनाना होगा जो दुनिया की सबसे बड़ी रीसाइक्लर है। जो चीजें हम लेते हैं उन्हें वापस भी तो करना है ना। तो चलिए इसमें थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, प्रकृति आखिर वास्तव में एक संसाधन या रिसोर्स कब बनती है? प्रकृति में तो अनगिनत चीजें हैं, पेड़, नदियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, लेकिन हम हर चीज को संसाधन नहीं कहते। उदाहरण के लिए, जब एक पेड़ जंगल में खड़ा होता है तो वो बस पर्यावरण का एक हिस्सा है, लेकिन जब उसी लकड़ी से आपके घर का फर्नीचर बनता है, तब वो पेड़ एक संसाधन बन जाता है। तो आखिर वो लकीर कहाँ खींची जाती है? दरअसल प्रकृति की कोई भी चीज संसाधन तब बनती है जब वो इन 3 खास पैमानों पर खरी उतरती है। इस टेबल पर नजर डालिए। पहला है तकनीकी पहुंच। मान लीजिए समुद्र की बहुत गहराई में ढेर सारा पेट्रोलियम है, लेकिन उसे निकालने की तकनीक ही हमारे पास नहीं है। तो क्या वो संसाधन हुआ? बिल्कुल नहीं। दूसरा है आर्थिक व्यवहार्यता। अगर किसी धातु को निकालने का खर्च ही उसकी असल कीमत से कहीं ज्यादा हो जाए तो उसे निकालने का कोई तुक नहीं बनता। और तीसरा, जो शायद सबसे दिलचस्प है, सांस्कृतिक स्वीकार्यता। कई जगहों पर जंगलों के कुछ हिस्सों को बेहद पवित्र माना जाता है, जिन्हें काटना सांस्कृतिक रूप से गलत है। तो जब तक तकनीकी, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों स्तरों पर हरी झंडी नहीं मिलती, तब तक प्रकृति की कोई भी चीज संसाधन नहीं कहलाती। अब जरा गोवा के इस मशहूर दूध सागर झरने की भव्य तस्वीर को देखिए। कितनी असीम शक्ति और सुंदरता है इसमें। एक तरफ ये बिल्कुल अछूती प्राकृतिक सुंदरता है और दूसरी तरफ हमारी यानी इंसानों की जरूरतें। हम इस बहते पानी की शानदार ताकत का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन असली चुनौती यहीं आती है। हमें हमेशा ये याद रखना होता है कि इस प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल कहाँ तक और कैसे किया जाए, ताकि ये अद्भुत सुंदरता भी बची रहे और हमारी जरूरतें भी पूरी होती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की ओर, पुनर्जन्म का चक्र, यानी प्रकृति की अपनी खुद की उपचार शक्ति। प्रकृति कोई मशीन तो है नहीं, ये एक जीता जागता सिस्टम है जो जीरो वेस्ट यानी शून्य बर्बादी के नियम पर चलता है। इसे समझने के लिए हमें बहाली यानी रेस्टोरेशन और पुनर्जन्म यानी रीजनरेशन के बीच का बारीक अंतर समझना होगा। बहाली का मतलब है किसी चीज को उसकी पुरानी स्थिति में वापस लाना, जैसे आपको कोई चोट लग जाए और वो घाव भर जाए। लेकिन पुनर्जन्म वो इससे एक कदम आगे की बात है। ये सिर्फ घाव भरने के बारे में नहीं है, बल्कि नए जीवन को जन्म देने के बारे में है। जंगल में जब कोई पेड़ गिरता है तो वो बर्बाद नहीं होता, वो फंगस और बैक्टीरिया का खाना बनता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और फिर उसी मिट्टी से नए पौधे फूटते हैं। ये है प्रकृति का असली जादू। इस शांत और एकदम संतुलित नदी घाटी को देखकर हम समझ सकते हैं कि रिन्यूएबल या नवीकरणीय संसाधन आखिर काम कैसे करते हैं। धूप, हवा, पानी और जंगलों से मिलने वाली लकड़ी, ये सब रिन्यूएबल हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है। ये संसाधन तभी तक रिन्यूएबल रहते हैं जब तक कि हम इस प्राकृतिक लय और चक्र में कोई छेड़छाड़ ना करें। अगर हम पेड़ों को उनके उगने की रफ्तार से ज्यादा तेजी से काटने लगेंगे तो जाहिर सी बात है वो जंगल एक दिन खत्म हो जाएगा और फिर वो संसाधन रिन्यूएबल नहीं रहेगा। प्रकृति के इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए उसके कार्यों और सेवाओं के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्रकृति अपने आप जो काम करती है, जैसे जंगलों का नेचुरली पानी को फिल्टर करना या मिट्टी के कटाव को रोकना, ये उसके कार्य हैं। लेकिन जब इन्हीं कामों से हमें यानी मानव समाज को सीधा फायदा मिलने लगता है, जैसे कि हमें नल में पीने का साफ पानी मिल जाए, तो उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं कहते हैं।
सच तो ये है कि हम पूरी तरह से प्रकृति की इन्हीं मुफ्त सेवाओं पर टिके हुए हैं। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे भाग का, प्रचुरता का अभिशाप, जिसे हम बहुतायत का विरोधाभास भी कह सकते हैं। क्या बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधन होना हमेशा वरदान ही होता है? शायद आपको लगे कि हाँ बिल्कुल, लेकिन अर्थशास्त्र में एक हैरान कर देने वाली चीज है जिसे प्राकृतिक संसाधन अभिशाप या पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी कहा जाता है। अक्सर देखा गया है कि जिन इलाकों में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं वहां का आर्थिक विकास काफी धीमा रह जाता है। क्यों? क्योंकि वहां ऐसे उद्योग ही विकसित नहीं हो पाते जो उन कच्चे संसाधनों को प्रोसेस करके कोई महंगी और मूल्यवान चीज बना सकें। यानी सिर्फ कच्चा माल होना ही सब कुछ नहीं है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का हुनर भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब आते हैं चौथे भाग पर, व्यवधान। और इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही गंभीर और असली उदाहरण लेंगे, पंजाब का भूजल संकट। जब हमारी दखल-अंदाजी प्रकृति की बर्दाश्त करने की क्षमता से आगे निकल जाती है तो क्या होता है? इसका नतीजा बेहद खौफनाक हो सकता है। बात 1960 के दशक की है। देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उच्च उपज वाले यानी हाई यील्डिंग बीजों को अपनाया गया। इरादा तो बहुत नेक था, लेकिन इन बीजों को आम बीजों के मुकाबले बहुत ज्यादा पानी चाहिए था। उसी दौरान मुफ्त बिजली की सुविधा भी मिल गई। फिर क्या था? जमीन के नीचे से अंधाधुंध पानी निकाला जाने लगा और आधुनिक खेती के नाम पर ढेर सारे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन था जिसने एक बहुत बड़े पारिस्थितिक संकट की नींव रख दी। और उस अंधाधुंध पंपिंग का क्या अंजाम हुआ? जरा इस हीट मैप पर गौर कीजिए। ये जो गहरे लाल रंग के धब्बे आपको दिख रहे हैं ना, ये सच में एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट है। ये वो इलाके हैं जहां जमीन के नीचे का पानी अब आसानी से नहीं मिलता। कई जगहों पर तो हालत इतनी खराब है कि 30 मीटर गहराई तक पानी पूरी तरह से गायब हो चुका है। ये सिर्फ एक रंगीन नक्शा नहीं है, ये जमीन के नीचे सूखते हुए जीवन की एक बेहद कड़वी सच्चाई है। और अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 80%। ये सच में झकझोर देने वाला नंबर है। पंजाब का लगभग 80% इलाका आज की तारीख में अत्यधिक शोषित यानी ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पृथ्वी जिस रफ्तार से अपने ज़मीनी पानी को वापस भरती है, हम उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से उस पानी को बाहर खींच रहे हैं। प्रकृति के पुनर्जन्म के उस चक्र को हमने यहाँ पूरी तरह से तोड़ दिया है। और सबसे चिंताजनक बात तो ये है कि इसकी कीमत सिर्फ पानी की कमी तक सीमित नहीं रही। जब जमीन के नीचे पानी का स्तर गिरा तो खेतों में इस्तेमाल होने वाले वो भारी भरकम कीटनाशक और रसायन उसी बचे खुचे भूजल में जाकर घुलने लगे। पानी जहरीला होता गया और इससे पैदा हो गया एक भयंकर स्वास्थ्य संकट। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब हम प्रकृति के बनाए नियमों से खिलवाड़ करते हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी और छिपी हुई कीमत हमें चुकानी ही पड़ती है। लेकिन खैर, हर संकट अपने साथ समाधान भी लेकर आता है। तस्वीर अभी पूरी तरह से काली नहीं हुई है। हम एक पुनर्योजी अर्थव्यवस्था की तरफ वापस लौट सकते हैं। इसके लिए कुछ बहुत ही साफ और सीधे कदम उठाने होंगे। हमें जल संचयन यानी वाटर हार्वेस्टिंग के अपने पुराने आजमाए हुए पारंपरिक तरीकों को वापस लाना होगा। जो पुराने तालाब और कुंड सूख गए हैं, उनमें फिर से जान फूंकनी होगी। पानी की एक एक बूंद की बर्बादी रोकनी होगी। और हाँ, जिस संसाधन अभिशाप की हमने पहले बात की थी, उससे निपटने के लिए हमें नई तकनीक और कौशल में जमकर निवेश करना होगा, ताकि जो भी संसाधन हमारे पास हैं, उनका सबसे बेहतरीन और सही इस्तेमाल हो सके। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। सोचकर देखिए, आज जो भी संकट हमारे सामने खड़े हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं हमारे अपने व्यक्तिगत और अल्पकालिक मुनाफे की चाहत रही है ना? तो सवाल ये है, क्या हम सिर्फ अपने आज के बारे में सोचने के बजाय पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं? क्या हम सबके भले के लिए अपनी कुछ छोटी छोटी इच्छाओं को किनारे रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर प्रकृति के साथ हमारा भविष्य कैसा होने वाला है। इसी विचार के साथ आज की यह चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। इस अहम विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।